नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के मोबाइल एप्लीकेशन पर, यूट्यूब चैनल पर। अगर आप करना चाहते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी, दिल्ली पीजीटी की तैयारी या अन्य राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ यूजीसी नेट की शानदार तैयारी, तो आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर इतिहास के सभी कोर्सेज पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 14 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर 50% तक छूट और 3 महीने की अतिरिक्त वैधता आपको मिल रही है। बिल्कुल सही सुना, 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्लस 50% डिस्काउंट ऑन ऑल दी कोर्सेज। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के लिए अलग से कोर्स उपलब्ध है और फाउंडेशन कोर्स अलग से उपलब्ध है इतिहास विषय का, जो राज्य और अन्य राज्यों के साथ साथ दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड और मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि की परीक्षाओं की पीजीटी की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी रहेगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही टेस्ट सीरीज भी लीजिए, जहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट उपलब्ध है। मकर संक्रांति का यह ऑफर 14 और 15 जनवरी 2025 तक ही वैलिड रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। नमस्कार जी, क्या हाल चाल? बढ़िया, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त? आ जाओ। नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जुड़ जाइए जितने भी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। हम जैसे कि हमारी ऐप में परंपरा है कि जो भी विद्यार्थी हमारा कोर्स लेता है उसे प्रत्येक टॉपिक का वीडियो टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाता है। तो हम विश्व इतिहास में इटली में फाशीवाद पढ़ चुके थे। आइए एक बार इटली के फाशीवाद को रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद हम इसके कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में आप सभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप सभी प्यारे साथियों के साथ परिचर्चा करते हैं। यह वीडियो जो है ऐप से लाइव हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, DSSB के लिए और जितने भी केंद्र और राज्य सरकार की पीजीटी इतिहास की परीक्षाएं होती है, यह सभी के लिए उपयोगी रहने वाला है। चलिए देखिएगा, हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया। इटली में फांसीवाद के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले ये पढ़िए कि फांसीवाद में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। उदय के कारण क्या था, मुसोलिनी का परिचय, फासिस्ट जो दल है इसकी स्थापना कैसे होती है, मुसोलिनी का रोम अभियान, फांसी दल का संगठन क्या था, फांसी दल के क्या सिद्धांत थे, क्लियर हो गई। मुसोलिनी गृह नीति, विदेश नीति का पतन, विदेश नीति का पालन, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब 2-3 बात समझिए। 10 मिनट में आप फांसीवाद क्या होता है इसको कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम प्रश्न करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए पेरिस जो है फांसीवाद के उदय के कारण क्या थे। हमने इटली का एक नक्शा देखा, देखा कि इधर फ्रांस पड़ता है, फिर स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, क्रोशिया है, बोस्निया है, ठीक है, और ये सार्डिनिया पिडमोंट जो है ये तो सीधा ही आपके इटली का भाग होता है। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली की उपेक्षा की गई। इटली की उपेक्षा क्यों की गई? क्योंकि इटली जो है वो अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन जो है वह इटली के सपनों पर पानी फेर देता है। क्लियर हो गई। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव रहा कि इटली की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, बेरोजगारी बढ़ने लगी और उद्योग धंधे व्यवसाय खत्म हो गए, तो जनता में तात्कालिक सरकार के प्रति विरोध की भावना जो है वह उजागर होने लगती है और कहीं ना कहीं मुसोलिनी जो है यह उम्मीद की किरण दिखाई दिया। पेशियो आंदोलन चलाया गया। पेशियो आंदोलन क्या होते हैं, फेसियो क्या होते हैं? इटली में मूल रूप से पूंजीपति हो गए, जमींदार हो गए, बुद्धिजीवियों का जो संगठन होता है जिसका नेतृत्व मुसोलिनी को मिला था, ठीक है। मुसोलिनी का प्रारंभिक जीवन देखिए, मुसोलिनी कैसा दिखता था, चित्र आपके सामने है। बेनिटो मुसोलिनी, जन्म 29 जुलाई 1883 को हुआ, स्थान वरानी डो कोस्टा गांव था, रोमेग्ना, इटली में। पिता का नाम अल्सेंडो था जो एक लुहार था, माता एक शिक्षिका थी। तो परिणाम स्वरूप इसकी माता के शिक्षित होने की वजह से इसके ऊपर शिक्षा का बेहद गहरा प्रभाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है। क्या बात क्लियर हो गई? शिक्षा का बेहद गहरा प्रभाव दिखने लगा है। स्विट्जरलैंड गया, वहां पर समाजवाद का अध्ययन करता है। फारली नामक स्थान से ला लोटा डी क्या से यानी कि वर्ग संघर्ष नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। मिलान से अवंती का प्रकाशन किया। मिलान से ला पपेलो डा इटालिया समाचार पत्र हुआ करता था, वह दैनिक समाचार पत्र था, इसका भी प्रकाशन यह करता है। राष्ट्रीय ध्वज और चर्च का विरोधी था। राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में कहता है कि यह राष्ट्रीय ध्वज गोबर की पहाड़ी पर टंगा हुआ कपड़े का टुकड़ा है।
प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में भाग लिया। यह कहता था कि आज का यह युद्ध जनता का युद्ध है, कालांतर में यह क्रांति बनेगा। यह मुसोलिनी, ठीक है। फाशिस्ट दल का गठन देखिए। फाशिस्ट दल जो है मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को इटली के मिलान में पूर्व सैनिकों और युवा देशभक्तों को संयुक्त करके फासियो डी कम्बिन्टेमेंटो का स्थापना की। इसका शाब्दिक अर्थ योद्धा समूह होता है। फासिस्ट क्या है? इटालियन भाषा के फासिस से बना हुआ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लकड़ियों का गट्ठर, ठीक है, जिस पर लाल फीता लगा हुआ होता है, कुल्हाड़ा बंधा हुआ होता है। तो इस तरह से देखने को मिलता है। दल का आदर्श वाक्य ट्रस्ट ओबे एंड फाइट होता है, यानी कि विश्वास करो, आज्ञा का पालन करो, और फाइट यानी कि लड़ाई करो या संघर्ष करो। समय के साथ इस दल में पूर्व सैनिक और कई सारे लोग जुड़ते गए। अब देखिए विकास कैसे हुआ इसको समझिए। जब पहला अधिवेशन 1919 में मिलान इटली में हुआ तो कुल मिलाकर के 54 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी कार्यक्रम घोषित करते हैं जिसमें कहा कि आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली दी जाएगी, सार्वभौमिक मताधिकार दिया जाएगा, काम के 8 घंटे नियत कर दिए जाएंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पूंजीपतियों पर अधिक कर लगाया जाएगा, चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह की ये चीजें बात करता है। तो पासीवादियों की संख्या में वृद्धि हो गई। और देखिए जब 1919 में मिलान में पहला सम्मेलन हुआ था ना, कितने लोग थे? केवल 54। दिसंबर 1919 आते आते 22,000 हो गए, और 1921 आते आते तो फासीवादियों की संख्या बढ़कर के 5 लाख हो गई। क्लियर हो गई। मुसोलिनी ने साम्यवादियों को रोकने तो ब्लैक शर्ट पार्टी, काली कुर्ती दल का गठन किया। इनका अपना सांकेतिक चिन्ह और अभिवादन पद्धति हुआ करती थी। बोलेग्ना में डोनो ग्रांडी, फेरारा में इटेलो बाल्वो और क्रेमा में रॉबर्ट फेरिनामी था, ठीक है। यह स्केविडिस्ट्री कहलाते थे। क्षेत्रीय विस्तार हुआ। जियोलिट ने संसदीय चुनाव में मुसोलिनी से गठबंधन किया, 35 सीटें जीते। 1921 में नेशनल फासिस्ट पार्टी यानी कि राष्ट्रीय फासिस्ट दल का गठन होता है। मुसोलिनी का रोम अभियान, 24 अक्टूबर को जब फासिस्टों की नेपल्स सम्मेलन होता है तो उसमें मुसोलिनी रोम अभियान के बारे में कहता है कि अगर सत्ता फासीवादियों को नहीं दी गई तो हम रोम की ओर अभियान करेंगे। 27 अक्टूबर को 30,000 फासिस्ट जो है वह रोम की ओर प्रस्थान करते। 4 दलों के नेता थे, जनरल डी बोनो, जनरल डी बेस, इटेलो बाल्वो और मिचेल बियांसी। 30 अक्टूबर को सम्राट विलियम एमानुएल तृतीय ने प्रधानमंत्री फेक्टा से त्यागपत्र लेकर के मुसोलिनी को प्रधानमंत्री बनाया। मुसोलिनी ने मंत्रिमंडल का गठन किया और कहा गया कि यह इटली के इतिहास में एक रक्तहीन क्रांति थी। फासिस्ट दल का संगठन 1924 के बाद इटली में राष्ट्रीय फासिस्ट दल का एक शासन स्थापित हुआ। इस दल का प्रधान मुसोलिनी था। क्लियर हो गई। उपाधि ड्यूचे, इल ड्यूचे या ड्यूसे यानी कि इसका शिखर नेता या शीर्ष नेता होता है। दल की वृहद परिषद होती थी जिसमें नेता मुसोलिनी और सदस्य जो है 25 हुआ करते थे। केंद्र की तरह प्रांतीय मंडल थे जिसके अंतर्गत 1 लाख स्थानीय इकाइयां थी। इन्हें फासी द कम्बिटिमेंटो कहा जाता था। स्थानीय इकाइयां जो होती थी, इनका जो सचिव हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ द लोकल बॉडीज, उन्हें पोडेस्टा कहा जाता था। फासीवादियों का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था। इनका मानना था कि औपचारिक सिद्धांत जो है यह लोहे की जंजीरों के समान होते हैं। इन्होंने कुछ सिद्धांत अपनाए, वो आपके समक्ष है। ये फासीवादियों के सिद्धांत आपकी परीक्षा में इसलिए महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फासीवादियों का नहीं था। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी, सैनिकवाद पर बल, युद्ध में विश्वास, सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना, साम्यवाद का विरोधी था, जनता की प्रभुता का विरोध, राष्ट्रीय प्रभुता का समर्थन, ये सब चीजें हमने यहाँ पर देखी। सर मुसोलिनी क्या कहा करता था कि शांति का अर्थ रुकना है जबकि युद्ध का अर्थ प्रगति है। सोच देखो आप, ठीक है ना। चलिए, अधिनायकवाद पर बल देता है। मुसोलिनी की गृह नीति, सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना, राष्ट्रीय मिलिशिया एक नागरिक सेना थी। सर्वो निर्वाचन कानून पारित किया जिसके अनुसार अगर जिस पार्टी को भी जो है मत ज्यादा मिलेंगे वह स्वतः ही 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेगी। मेटिओटी एक समाजवादी नेता था, उसकी हत्या कर दी जाती है। मेटिओटी की हत्या से विपक्षी दल जो है वह संसद छोड़कर एवेंटाइन की पहाड़ी पर चले गए। इसे इटली के इतिहास में एवेंटाइन का पार्थक्य कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या कहा जाता है जी? एवेंटाइन का पार्थक्य। वास्तव में इससे मुसोलिनी की संसद में स्थिति मजबूत हो गई थी। गुप्त पुलिस ओवेरा बनाई। विरोधियों को सजा देने के लिए लिवारी द्वीप समूह में बंदी शिविर बनाए गए थे। राष्ट्रवादी सिंडिकेट व्यवस्था स्थापित की गई। 5 निगमित संगठनों का निर्माण किया गया। पहला महासचिव रोसोनी था। सिंडिकेट व्यवस्था को राष्ट्रव्यापी रूप दिया। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका?
मुख्य उद्देश्य था उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच में जो विवाद होता था उसे समाप्त किया गया। 1926 में निगम मंत्रालय श्रमिकों के मनोरंजन के लिए डोपोला वेरा जो है नामक संस्था स्थापित की। राष्ट्रीय निगम परिषद शिक्षा नीति सर जेंटाइल सुधार योजना जो है वह शिक्षा के लिए आई थी। 1928 में माध्यमिक शिक्षा का फासिस्टकरण किया गया। शिक्षा संस्थानों का गठन लड़कों के लिए बालिल्ला अवान गार्दिया जियोवानी फासिस्टी, वहीं लड़कियों के लिए पिकोला इटालिया और जियोवानी इटालियन। ठीक है, पोप के साथ समझौता करता है जिसे लेटरन समझौता कहते हैं। 11 फरवरी 1929 को किया गया था। 11 फरवरी 1929 को पोप पायस 11 के साथ जो है वह क्या किया गया, लेटरन महलों में समझौता किया गया था जिसे पोप के साथ समझौता कहते हैं। 3 राजनीतिक संधियां थी कि वेटिकन सिटी को स्वतंत्र देश मान लिया गया। धर्म संधि थी कि रोमन कैथोलिक चर्च को इटली का एकमात्र धर्म माना गया। वित्तीय चर्च यहाँ पर बात की गई थी ना, वित्तीय संधि, ये वित्तीय संधि होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद मुसोलिनी की विदेश नीति का उद्देश्य था राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और गौरव की पुनः प्राप्ति, सैनिक शक्ति का विकास, साम्राज्य विस्तार था। कहा था मुसोलिनी ने, क्या हम भूमि के भूखे हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हम ऐसा चाहते भी हैं। भूमध्य सागर पर प्रभुसत्ता की स्थापना, रोमन झील में परिवर्तन, वर्साई की संधि, वैदेशिक संबंध इटली और यूनान, और इनमें था कोरफू विवाद 1923। 1923 में यूनान और अल्बानिया के मध्य सीमा निर्धारण करने के लिए एक आयोग बनाया गया। 5 इटालियन सदस्य थे, उनकी यूनान की जानिना नामक स्थान पर हत्या कर दी। मुसोलिनी नाराज हो गया, यूनान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इटली ने 31 अगस्त 1923 को यूनान के कोरफू द्वीप पर अधिकार करके युद्ध हर जाना वसूल किया। राष्ट्रसंघ ने हस्तक्षेप किया था, यह बात याद रखना। इटली और यूगोस्लाविया और फ्यूम की प्राप्ति, 1919 में गैर सरकारी इटालियन सेना ने कवि द अनुनजियो के नेतृत्व में फ्यूम पर अधिकार कर लिया। इटली व यूगोस्लाविया में रेपेलो की संधि हुई 1920 में, फ्यूम स्वतंत्र नगर बना। 1924 में संशोधन, फ्यूम इटली को मिला। 1925 में रोम की संधि, दोनों ने नेटियोनो सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके बाद मर्सलीज हत्याकांड होता है। अक्टूबर 1934 में मर्सलीज नामक स्थान पर यूगोस्लाविया के राजा अलेक्जेंडर और फ्रांस के विदेश मंत्री की हत्या किसी अज्ञात हत्यारे ने कर दी। इस घटना को मर्सलीज हत्याकांड कहते हैं। यूगोस्लाविया ने इसके लिए मुसोलिनी को जिम्मेदार बताया। इटली और अबिशीनिया हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए देखो मामला क्या था। मुसोलिनी अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। क्यों? 1896 में अबिसीनिया ने इटली को हरा दिया था। ठीक है, तो मुसोलिनी इस पराजय का बदला लेना चाहता था। मुसोलिनी ने 3 अक्टूबर 1935 को अबिसीनिया पर आक्रमण किया। 5 मई 1936 को अबिसीनिया की राजधानी थी अदीस अबाबा पर अधिकार किया। मुसोलिनी ने 1936 में अबिसीनिया, इरिट्रिया और सोमालीलैंड को मिलाकर के इटालियन पूर्वी अफ्रीका नामक नए राज्य की स्थापना की। इसका मतलब क्या हो गया कि अफ्रीका के पूर्वी भाग पर, जिसमें 3 देश हुआ करते थे, अबिसीनिया, इरिट्रिया और सोमालीलैंड, इन पर इटली का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब राष्ट्रसंघ ने इटली पर प्रतिबंध लगाया। मुसोलिनी नाराज हुआ तो दिसंबर 1937 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता ही त्याग दी। बोला जी नहीं चाहिए तुम्हारी सदस्यता। इटली और अल्बानिया, 1939 में इटली ने आक्रमण करके अल्बानिया को अपने साम्राज्य का अंग बनाया। लेवाल मुसोलिनी समझौता, जनवरी 1935। लेवाल फ्रांस का विदेश मंत्री था। इटली को अफ्रीका में इरिट्रिया, सोमालीलैंड का भाग मिला। स्ट्रेसा मोर्चा इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के मध्य हुआ। लोसाने की संधि 1923 में हुई थी इटली और यूनान के बीच में। इसके तहत इटली को यूनान से रोड्स और डोडेकनीज द्वीप समूह प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए हिटलर और मुसोलिनी। 25 नवंबर 1936 जर्मनी और जापान के मध्य एंटी कॉमिंडर समझौता हुआ। ठीक है, 6 नवंबर को इसमें मुसोलिनी शामिल हो गया। रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी कहलाई। और 22 मई 1939 को इटली और जर्मनी के मध्य फोलादी समझौता हुआ। ब्रिटेन और मुसोलिनी जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ जिसे भद्रजन समझौता कहते हैं, 2 जनवरी 1937। मुसोलिनी का पतन, 18 अप्रैल 1945 को इटली के लोगों ने मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका थी पेताची, उसको गोली मार दी। और 10 जून 1946 को जो है वह इटली में गणतंत्र की स्थापना होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये था हमारा कुछ पासीवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा। देखिए, जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो आपको यह पता होगा कि कहीं ना कहीं इतिहास में जो भी तानाशाह हुए हैं सामान्यतया उनकी जीवनी हमें मिल जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमें हमारे विषय के लिए क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, इस बात को याद रखना।
समझ में आ गई ना। हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, हम वही पढ़ सकते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है और बेहद उपयोगी है। क्लियर हो गई। तो ये हमने पढ़ा था, आपने नोट्स देख ही चुके हैं। अगर आप इस तरह की क्वालिटी स्टडी करना चाहते हो तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, समय समय पर ऑफर आते रहते हैं, कंप्लीट कोर्स पढ़ाते हैं, मैं ही खुद पढ़ाता हूँ। इसी तरह के चित्रों और मानचित्रों के माध्यम से नोट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चलिए। और ताजुब की बात देखिए, इन सब नोट्स की प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ एक साथ अपलोड कर दी जाती है प्रत्येक टॉपिक की। टॉपिक वाइज वीडियो टेस्ट होता है, जैसे इटली में फांसीवाद का टेस्ट हो रहा है। जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको पता है, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़े। तो पहला प्रश्न रखता हूं, मुसोलिनी की प्रश्न क्या है कि मुसोलिनी की विदेश नीति को निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और सही विकल्प का चयन करें। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का सवाल है। रोम पैक्ट, फ्यूम कर अधिकार, रोम बर्लिन दूरी, रोड्स और डोटेनीज द्वीप समूह की प्राप्ति। चार घटनाएं यहां पर हमने आपके समक्ष दे रखी है। ठीक है, इनमें आपको सबसे पहले बताना होगा कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? देखिए, अगर जब हम इस प्रश्न को देखते हैं कि चार प्रश्न है, रोम पैक्ट है, फ्यूम पर अधिकार है, रोम बर्लिन दूरी है, और रोड्स और डोटेनीज द्वीप समूह की प्राप्ति है, तो मामला शुरू होता है 1923 में, जब लोसाने की संधि के तहत भूमध्य सागर में डोडेकनीज और रोड्स द्वीप समूह की प्राप्ति मुसोलिनी को हो जाती है। तो यह कब की मामला है? 1923 का मामला आता है। 1923 यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? डी आएगा। तो भैया देखो, ये ऑप्शन करने का तरीका होता है, यानी कि अब अपने पास बचे दो। ठीक है, इसके बाद इटली और यूगोस्लाविया में 27 जनवरी 1924 को रोम की संधि हुई, और इस रोम की संधि के माध्यम से फ्यूम को आपस में बांट लिया गया। ठीक है, तो यहां पर कब की बात है? 1924। इटली प्लस यूगोस्लाविया में फ्यूम का बंटवारा, या हम ऐसा कह सकते हैं फ्यूम को क्या माना? स्वतंत्र नगर माना। तो यह घटना कब की है? 1924, यानी कि यहां पर आएगा बी। तो डी के साथ बी है, डी के साथ बी है, डी के साथ बी है। चलो भाई साहब, अगली बात करते हैं। तो यहां पर अब तीसरी बात क्या आती है? तो तीसरी बात 1935 में रोम पैक्ट होता है। रोम पैक्ट के द्वारा फ्रांस ने 1935 में मुसोलिनी को अबिसीनिया में अधिकार करने की छूट प्रदान कर दी। तो रोम पैक्ट कब होता है? 1935 में होता है, ये बात याद रखना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी बी ए। क्या कहीं पर है? बिल्कुल है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होना चाहिए। अब रोम बर्लिन दूरी की भी चर्चा करते हैं। तो रोम यानी कि इटली, इटली यानी कि मुसोलिनी, और बर्लिन यानी कि जर्मनी, जर्मनी यानी कि हिटलर। ठीक है, तो इनके मध्य में 25 अक्टूबर 1936 को रोम बर्लिन दूरी बनी। 25 अक्टूबर 1936 को किसका निर्माण हुआ था? याद रखना, रोम बर्लिन दूरी बनी थी। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? डी बी ए सी। क्लियर हो गई? इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं अक्सर मेरे प्यारे साथियों से कहता हूं कि जब आप विश्व इतिहास पढ़ रहे हो तो एक कालक्रम की सारणी तैयार कर लें। क्लियर? चलो जी, कोई ना, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से म्यूनिख समझौते में किसने भाग नहीं लिया था? आप याद करो, जब हमने जर्मनी में नाजीवाद की चर्चा की थी तो वहां पर म्यूनिख समझौते में चर्चा की थी। याद आ रही है? म्यूनिख समझौते में फ्रांस ने भाग लिया था, जर्मनी ने भाग लिया था, इटली ने भाग लिया था, और ब्रिटेन ने भाग लिया था। लेकिन लिटवियोव यह व्यक्ति हमें वहां पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब आपका यही होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? म्यूनिख समझौता मूल रूप से चेकोस्लोवाकिया जो है उसके सुडेटन क्षेत्र में जर्मन भाषियों के अल्पसंख्यक मुद्दे पर आयोजित किया गया था। और यह म्यूनिख समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा, यह होता है 1938। फ्रांस भाग लेता है, इटली भाग लेता है, जर्मनी भाग लेता है, और ब्रिटेन भाग लेता है। क्लियर? इटली में फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों का पता लगाने के लिए गुप्त पुलिस की व्यवस्था की गई थी। इसे कहा जाता था गेस्टापो, पोडेस्टा, ओवेरा, डोपोलबोरा या अनुत्तरित प्रश्न। सर यहाँ पर कुछ गजब के शब्द हैं, बताओ क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे?
एक गुप्त पुलिस, देखो पोडेस्टा जो है यह लोकल गवर्निंग बॉडीज जो हुआ करती थी उनका सचिव होता था। डोपला बोरा जो है यह मूल रूप से मनोरंजन के लिए, श्रमिकों के मनोरंजन के लिए स्थापित एक संस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पर ओवेरा जो है यह एक गुप्त पुलिस थी। यह क्या थी तो याद रखिएगा, ओवेरा एक प्रकार की यहाँ पर हमें गुप्त पुलिस देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, समाजवादी पत्र अवंती का संपादक था हिमलर, हिटलर, मुसोलिनी, मेजिनी और अनुत्तरित प्रश्न है अवंती का संस्थापक कौन था। एक समाचार पत्र था, नाम था अवंती, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आगे बढ़ो या बढ़े चलो। अवंती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आगे या बढ़े चलो। मैं आपको जब मुसोलिनी ने, मेरे प्यारे साथियों, अवंती पत्र का प्रकाशन शुरू किया था ना, तो वह कैसा आता था उसका फोटो दिखाता हूँ। मैं बेसिकली इमेजेस के माध्यम से पढ़ाता हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, जो विद्यार्थी नए हैं, ये इस तरह से देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना अवंती, ए वी ए सॉरी AVANTI, अवंती। ठीक है, अवंती। और इसका प्रकाशन किसने किया था, मुसोलिनी ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, 1912 में इटली के मिलान से इसका संपादन शुरू किया था। यह बात याद रखना, कहां से, 1912 से। कहां से प्रारंभ किया तो याद रखिएगा, मिलान से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, इटली ने 1936 में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार कर लिया। मोरक्को, अबिसीनिया, मोरक्को, ये दोबारा मोरक्को आ गया। ठीक है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख लो, इरिट्रिया लिख लो। इरिट्रिया तो आपका यहाँ पर सर्बिया लिख लो, सर्बिया ठीक रहेगा। इरिट्रिया। बताओ किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार कर लिया था। यह मामला कब का है, मामला है 1936 का। ठीक है, यह बात थोड़ा सा याद रखना। सर याद रखिएगा, 1936 में अबिसीनिया पर अधिकार कर लिया गया था। 5 मई 1936 की यह बात है, जब अबिसीनिया की राजधानी हुआ करती थी अदीश अबाबा। 5 मई 1936। ठीक है, अबिसीनिया की राजधानी, द कैपिटल ऑफ अबिसीनिया वाज अदीश अबाबा। ठीक है, इस पर अधिकार कर लेता है। और इसके बाद पूर्वी अफ्रीकन इटालियन नाम का एक संघ तैयार करता है, जिसमें 3 देश शामिल होते हैं, अबिशीनिया, इरिट्रिया और सोमालीलैंड। क्लियर हो गई। चलो जी, अगला प्रश्न देखो, रोड्स और डोडेकनीज द्वीप समूह मुसोलिनी ने किस वर्ष यूनान से वापस ले लिए। 1923, 24, 25, 26, अनुत्तरित प्रश्न है। मूल रूप से यह किसके थे, यह इटली के थे, लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन होता है या वर्साई की संधि होती है। उस पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत जो है यह कहाँ चले जाते हैं, यह चले जाते हैं यूनान के पास में। और यूनान से वापस जो है वह इटली को यह कब प्राप्त हुए थे, तो मेरे दोस्त ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। यह प्राप्त हुए 1923 को। 1923 में कुछ संधियां होती है जिसे द ट्रीटी ऑफ लोसाने कहा जाता है। ठीक है, उस लोसानी की संधि के तहत यह वापस इटली के पास आ जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई। और ताजुब की बात देखिए, मुसोलिनी ने 1923 के द्वारा इन द्वीपों को पुनः प्राप्त करके यहाँ पर अपने 9 सैनिक अड्डे स्थापित किए। हम कहते हैं कि सर द्वितीय विश्व युद्ध के बीज विश्व इतिहास में तानाशाही में निहित थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जर्मनी में तानाशाह था हिटलर। हमने उसके प्रश्न पढ़े, उसकी विचारधाराओं को पढ़ा था। क्या बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी और परिचर्चा करते हैं तो मुसोलिनी की तानाशाही हमने देखी, बड़ी गजब की तानाशाही थी सर। हालांकि तानाशाही कभी गजब नहीं होती है, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर था। अरे भाई, जब तुमने 1923 में रोड्स और डोडेकनीज द्वीप समूह ले लिए, तो यहाँ पर नौ सैनिक अड्डे स्थापित करने की आवश्यकता कहाँ थी। या तो इसका मतलब यह हो गया कि कहीं ना कहीं आपको पूर्वानुमान था कि भविष्य में युद्ध हो सकता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या।
चलो 1923 में कोरफ्यू विवाद किन दो देशों के बीच था? यूनान पोलैंड, पोलैंड तुर्की, यूनान इटली, यूनान जर्मनी। बताओ भाई साहब। कोरफू विवाद मूल रूप से अबिसीनिया जो था, अल्बानिया, यूनान और अल्बानिया की सीमा निर्धारित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय आयोग बनाया गया था अगस्त 1923। इसके 5 सदस्य थे, जिनकी 5 इटालियन सदस्य थे, जिनके यूनान के जनीना नामक स्थान पर हत्या कर दी गई। इटली कहता है जी माफी मांग लो, क्षतिपूर्ति दे दो। यूनानी सरकार ने मना कर दिया। इटली ने 31 अगस्त 1924 को यूनान के कोरफिदू पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मूल रूप से यह जो घटना है यह यूनान और इटली के बीच में हुई थी। ठीक है, तो देखिएगा मामला क्या था। यूनान व अल्बानिया, इनमें क्या था? सीमा निर्धारण का कार्य हो रहा था। सीमा निर्धारण करने के लिए क्या बनाया गया? आयोग बनाया गया। इस आयोग में 5 इटालियन थे, सदस्यों की हत्या कर दी। हत्या कहाँ हुई? तो हत्या हुई यूनान के जिनाना नामक स्थान पर। ठीक है ना। अब बाद में मुसोलिनी नाराज हो गया, तो 31 अगस्त 1924 को इटली की सेना ने यूनान के कोरफू द्वीप पर अधिकार कर लिया। इकतीस अगस्त 1924 को कोरफू द्वीप पर अधिकार कर लिया। क्लियर हो गई? बड़ा विवाद का विषय रहा है ना। ये चीज बहुत अच्छे से समझो। कोरफू विवाद विश्व इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के मोबाइल एप्लीकेशन पर, यूट्यूब चैनल पर। अगर आप करना चाहते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी, दिल्ली पीजीटी की तैयारी, या अन्य राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ यूजीसी नेट की शानदार तैयारी, तो आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर इतिहास के सभी कोर्सेज पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 14 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर 50% तक छूट और 3 महीने की अतिरिक्त वैधता आपको मिल रही है। बिल्कुल सही सुना, 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्लस 50% डिस्काउंट ऑन ऑल दी कोर्सेज। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के लिए अलग से कोर्स उपलब्ध है और फाउंडेशन कोर्स अलग से उपलब्ध है इतिहास विषय का, जो राज्य और अन्य राज्यों के साथ साथ दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड और मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि की परीक्षाओं की पीजीटी की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी रहेगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, और साथ ही टेस्ट सीरीज भी लीजिए जहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट उपलब्ध है। मकर संक्रांति का यह पर 14 और 15 जनवरी 2025 तक ही वैलिड रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? सत्याग्रह आत्मशक्ति या सत्य की शक्ति है। इटली की जनता ने सत्याग्रह द्वारा हेब्सबर्ग शासकों को इटली छोड़ने के लिए विवश कर दिया। अनुचित कानूनों की अहिंसक तरीके से सविनय अवज्ञा वास्तविक सत्याग्रह है। ब्रिटिश शासन का तख्ता पलटने के लिए भारतीयों ने सत्याग्रह अपनाया। अनुत्तरित प्रश्न है। मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 का यह सवाल है। कितना गजब का सवाल है, कौन सा सही नहीं है? मतलब सत्याग्रह पर यह सवाल है, तो इटली की जनता ने कभी भी सत्याग्रह का प्रयोग नहीं किया। क्या ये बात क्लियर हो गई भाई साहब?
ये तो कहते थे जी कि आप सीधी उंगली का तो प्रयास ही मत करो, सीधी उंगली से कभी घी भी नहीं निकलता, डायरेक्ट उंगली टेढ़ी करके घी निकालो, है ना, यानी कि बस वो लातों की भूत बातों से नहीं मानते। तो सत्याग्रह आत्मा शक्ति या सत्य शक्ति है। अनुचित कानूनों की अहिंसक तरीके से सविनय अवज्ञा वास्तविक सत्याग्रह है। ब्रिटिश शासन का तख्ता पलटने के लिए भारतीयों ने सत्याग्रह को अपनाया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र फासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी के बीच में मित्रता का कारण बना, जिसे रोम बर्लिन दूरी कहा जाता है? सर्बिया, ऑस्ट्रिया, अबिसीनिया, क्रोएशिया? अनुत्तरित प्रश्न है। यानी कि एक ऐसा देश जो मूल रूप से इटली और जर्मनी के बीच में मित्रता का कारण बना। इटली में था फासीवाद, नेता था मुसोलिनी। जर्मनी में था नाजीवाद, नेता था कौन? हिटलर। और दोनों में हो गए रोम बर्लिन दूरी 1936, 25 अक्टूबर 1936। 25 रोम बर्लिन दूरी। कारण क्या था? कारण याद रखिएगा, अबिशीनिया। क्योंकि आपको यह पता होगा कि जो मुसोलिनी था वह अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, क्योंकि 1896 में अबिसीनिया की सेना ने अबिसीनिया की सेना ने इटली की सेना को हराया था। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से तीन देशों ने एक गठबंधन किया जिसे कॉमिंटर्स विरोधी संधि कहा जाता है। कॉमिंटर्स का मतलब होता है साम्यवाद विरोधी संधि। साम्यवाद विरोधी संधि कहा जाता है। बताओ, जर्मनी, इटली, अमेरिका, इटली, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया, रूस और इटली। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, देखो, 25 नवंबर 1936, 25 नवंबर 1936 को जापान और जर्मनी में एंटी कॉमिंटर्स पैक्ट हुआ। जापान, जर्मनी। और इसके एक साल बाद, यानी कि लगभग लगभग 6 नवंबर की बात है, 6 नवंबर सन 1937 को इटली इसमें शामिल हो गया। बाद में तो हंगरी इसमें जुड़ जाता है, आपको पता ही होगा। स्पेन यहां पर जुड़ गया था, मंचूरिया इसमें आ गए थे। ठीक है, बाद में कौन कौन से देश आ गए थे तो आप याद रखिएगा, हंगरी, ठीक है, स्पेन इसमें ऐड हो गए थे। चीन के बगल वाला एक देश डेट इज मंचूरिया, जहां से मंचूरियन का उत्पादन होता है। मंचूरियन खाते हो ना आप लोग? दुनिया की सारी सड़ी गड़ी सब्जियां दो चीजों में डलती है, एक तो मोमोज और एक मंचूरियन। भाई साहब, दुनिया की जितनी भी सड़ी गली सब्जियां होती है उनका प्रयोग उसी में किया जाता है। चलिए, तो ये जब बने तो इसे एंटी कॉमिंटर्स एक्ट कहा जाता है। रोम बर्लिन टोक्यो दूरी कहा जाता है। रोम बर्लिन टोक्यो दूरी, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस पावर। ठीक है, तो जापान, जर्मनी, इटली शामिल थे। क्लियर हो गई? तो कब हुआ था? 6 नवंबर 1937, 25 नवंबर 1925 को जापान जर्मनी के बीच में। इटली में फासिस्ट आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ, 2017 में प्रश्न आया। फासिस्ट आंदोलन ने अक्सर जातिवादी और यहूदी विरोधियों का समर्थन किया था। फासिस्ट शासन पूरी तरह से अधिनायकवादी नहीं था, क्योंकि इतालवी राजा, सीनेट और अन्य संस्थान जिसमें शामिल थी, महत्वपूर्ण शक्तियां बरकरार थी। प्रारंभिक रूप से फासिस्ट आंदोलन की ओर आकर्षित होने वाले कई लोग आदर्शवादी थे, जिनका झुकाव इसके क्रूर तरीकों की ओर गया, क्योंकि बोल्शेविज्म और अधिक क्रांतिकारी नैतिक बुराई का प्रतिनिधित्व करते थे। अमीरों के भारी कराधान और अनुत्तरित प्रश्न। बताओ। चलो, अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने का एक तरीका बताता हूँ। आप सामान्यतया क्या होता है ना, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और रहता हूँ, हमेशा ही मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं विद्यार्थी बनकर ही कार्य करूँ। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इस बात को समझिए कि जब हम इस तरह के प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है ना, तो
इस तरह के बड़े वाले प्रश्न को देख करके हम घबरा जाते हैं। वी आर feared फ्रॉम द लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना तो प्रश्न का जवाब इसी में छुपा हुआ है, देखिएगा कैसे। चले पहला ऑप्शन देखते हैं। फासिस्ट आंदोलन ने अक्सर जातिवादी और यहूदी विरोधी का समर्थन किया। यहूदी विरोधी होने का समर्थन फासीवाद ने तो नहीं किया था, यह तो हिटलर ने किया था। सॉरी, क्या पूछ रहा है भैया? सत्य है, ठीक है। अक्सर जातिवादी और यहूदी विरोधियों का समर्थन किया था, बिल्कुल। हिटलर और जो है ना जातिवादी, इन सबको बढ़ावा देने वाले यही थे। क्या बात क्लियर हो गई? अगला देखो। फासिस्ट शासन पूरी तरह से अधिनायकवादी नहीं था। नहीं भाई, पूरी तरह से अधिनायकवादी था, क्योंकि ये कहा करता था आज्ञा का पालन करो, है ना मेरे दोस्त? गजब की बात थी। अधिनायकवादी शासन की स्थापना की थी, क्योंकि इटालवी राजा ये सब बेकार हो गया। फिर आकर्षित होने वाले कहीं लोग आदर्शवादी थे, जिनका जो है उसके क्रूर तरीकों की ओर गया, लेकिन बोल्शेविक अधिक क्रांतिकारी और नैतिक बुराई का प्रतिनिधित्व करने लगते थे। नहीं, ये आदर्शवादी नहीं थे, ठीक है। अमीरों पर भारी के भारी कराधान, नहीं, ये भी सब बेकार चीजें। सही जवाब होगा फासिस्ट आंदोलन ने अक्सर जातिवादी और यहूदी विरोधियों का समर्थन किया था, बिल्कुल किया था। कहा जाता है इतिहास में कि जर्मनी में जो हिटलर की नीति थी यहूदियों के विरोध में, अक्सर मुसोलिनी वही बात दोहराया करता था। तभी तो दोनों में स्टील पैक्ट हुआ था, फौलादी समझौता हुआ था। तभी तो दोनों में रोम बर्लिन दूरी का निर्माण हुआ था। दोनों की सोच मिलती थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो साहब अगला। बेनिटो मुसोलिनी के जीवन व्रत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करें। उपरोक्त में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित है? मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बना, यूनानियों से कोरफू द्वीप को कब्जाने का प्रयास, अबिसिनिया की विजय 1935। बताओ यहां पर क्या है? बढ़िया प्रश्न है सर। केवल और केवल 3 सुमेलित रहेगा, बाकी 2 असुमेलित रहेंगे। अगला प्रश्न। 1935 की लेवाल मुसोलिनी संधि मुसोलिनी के फांसीवादी शासन की बड़ी घटना मानी जाती है। कौन सा इस कथन के बारे में सही नहीं है? लेवाल जो है ये आपको पता ही होगा, फ्रांस का विदेश मंत्री था। इटली और फ्रांस के साझा युद्ध पश्चात यूरोप के शुरुआती समय का सबसे खतरनाक समीकरण था। फ्रांस ने इटली द्वारा वर्साई की संधि को अस्वीकार करने के फैसले का जोरदार विरोध किया। 1935 की लवाल मुसोलिनी संधि ने औपचारिक औपनिवेशिक विवाद को तात्कालिक समय के लिए सुलझा दिया। दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। इटली अपने प्रभाव का विस्तार उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, डेन्यूब और बाल्कन में करना चाहता था। इसीलिए उसने फ्रांस के साथ टकराव को टाल दिया। ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी के जबरन एकीकरण की नाजी संरचना के कारण फ्रांस और इटली करीब आए। बताओ कौन सा एक कथन है जो सही नहीं होगा? छत्तीसगढ़ में जो प्रवक्ता पेपर हुआ था उसका सवाल है। थोड़ा सा प्रश्न देखिए। इटली और फ्रांस के साझा संबंध युद्ध पश्चात यूरोप के शुरुआती समय का सबसे खतरनाक समीकरण था। बिल्कुल सही है। फ्रांस ने इटली द्वारा वर्साई की संधि को अस्वीकार करने नहीं। फ्रांस क्यों विरोध करेगा? क्योंकि वर्साई की संधि तो इटली के साथ थोड़ी हुई थी, वर्साई की संधि तो जर्मनी के साथ हुई थी। क्लियर हो गई बात? ये हमने क्लास की शुरुआत में ही कहा। तो बी जो है वह इसमें गलत होगा। 1935 की लवाल मुसोलिनी संधि ने औपनिवेशिक विवाद को तात्कालिक समय के लिए सुलझा दिया। दोनों देशों के बीच में संबंध सुधार हुए। बिल्कुल अबिसिनिया वाला मामला यहीं से जुड़ा हुआ है। 1935 इटली अपने प्रभाव का विस्तार उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, डेन्यूब क्षेत्र और बाल्कन में करना चाहता था। इसीलिए उसने फ्रांस के साथ टकराव को टाल दिया। बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी के जबरन एकीकरण की नाजी संरचना के कारण फ्रांस और इटली करीब आए। बिल्कुल। जर्मनी जो है उसने ऑस्ट्रिया का विलय करने के लिए अंसुलस का निर्माण किया था। आपको यह पता होगा किसका निर्माण किया था? अंसुलस का निर्माण किया था। अंसुलस की वजह से ही जर्मनी ने ऑस्ट्रिया में जर्मन समर्थन सरकार बनाई थी, और फिर इस तरह से ऑस्ट्रिया ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था कि मैं जर्मन राज्य हूं, आई एम जर्मन स्टेट। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखो। विश्वास करो, बिलीव, आज्ञा पालन करो, ओबे एंड फाइट नारा जुड़ा हुआ है नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद, साम्यवाद से।
विश्वास करिए, बिलीव, ओबे एंड फाइट, यह नारा जो है यह किस से जुड़ा हुआ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर, याद रखना यह प्रश्न जो है फांसीवाद से जुड़ा हुआ है। यह नारा जो है वह इटली से जुड़ा हुआ है। यह नारा मुसोलिनी से जुड़ा हुआ है। मेरी क्लास में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है ना, कि जो भी टॉपिक कवर होता है उसका वीडियो टेस्ट यहाँ पर हल करवाया जाता है। क्लियर हो गई ना? कोई नहीं करवाता सर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ए और आर क्या है? लावेल मुसोलिनी समझौता 1935 में उत्तरी अफ्रीका इटली को कहीं लाभ मिले। फ्रांस इटली को जर्मनी के साथ जाने से रोकना चाहता था। बिल्कुल सही है, सही व्याख्या भी है, सही है, व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत। ए सही, आर सही, ए गलत। बताओ सर, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, देखो, जब जर्मनी ने क्या किया, ऑस्ट्रिया का विलय कर लिया, तो जर्मनी और फ्रांस में विवाद उत्पन्न हो गया। अब फ्रांस ये चाहता था कि इटली और जर्मनी साथ में नहीं आने चाहिए, इसीलिए फ्रांस का विदेश मंत्री लॉवेल जो है वह मुसोलिनी के साथ मुलाकात करता है, और लॉवेल मुसोलिनी ट्रीटी संपन्न होती है, जिसके तहत इटली को यानी कि मुसोलिनी को अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार करने का अवसर प्रदान किया गया। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ सही है और सही व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न, फांसीवाद ने राज्य को माना है व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति, एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की असामान्यता का परिणाम और अभिव्यक्ति, परिवार और गांवों का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। अनुत्तरित प्रश्न आईएएस 2000 का प्रश्न है। मेरे दोस्त, यूपीएससी में अक्सर आपने देखा होगा जो प्रोनाउंसिएशन होता है या जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है, वो तो भाई साहब ऐसा होता है कि पूछो ही मत हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर एक शब्द दे रखा असमाधेयता, अब इसका क्या अर्थ निकाले? 2011-12 में एक प्रश्न पूछा गया था टेबलेट को लेकर के। टेबलेट जानते हो ना क्या होता है? छोटा टेबलेट जो आता है, कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर, टेबलेट। ठीक है, यूपीएससी ने इंग्लिश में तो लिख दिया टेबलेट और हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गोली कंप्यूटर। बताओ भाई साहब, स्टील प्लांट पूछा गया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया इस्पात पौधा। बताओ मतलब क्या कर सकते हो? तो व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है राज्य को, क्योंकि फांसीवाद जो है ना वो हमेशा राष्ट्र पर बल देता है। किस पर बल देता है? द फोर्स ऑन द नेशन, कि एक व्यक्ति के जीवन में जो है वह सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राष्ट्र होना चाहिए। फांसीवाद जो है वह राज्य को व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। फांसीवाद राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है और यह सर्वसत्तात्मक राज्य का समर्थन करता है। कौन से राज्य का समर्थन करता है? सर्वसत्तात्मक राज्य का समर्थन करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं, यह दर्शन किस विचारधारा का है? हा, देखो, मध्य प्रदेश में राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ 2008-9 में, मैं वहां से छांट करके आपके लिए प्रश्न लाया हूं। गागर में सागर करने का काम कर रहा हूं सर। क्या कह रहा है? कि राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु है, राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं है, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं है। हाँ, गजब सर, यह नाजीवाद का है, मार्क्सवाद का है, समाजवाद है, फांसीवाद है? अनुत्तरित प्रश्न। जितने भी वाद हम पढ़ते हैं ना विश्व इतिहास में, नाजीवाद पढ़ लीजिए, समाजवाद पढ़ लीजिए, पूंजीवाद पढ़ लीजिए, फांसीवाद पढ़ लीजिए, भाई साहब जहां भी वाद आ जाता है ना, मामला गड़बड़ झाला हो जाता है। ये बात याद रखना। यह फांसीवाद का कथन है। ठीक है, फांसीवाद राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। राज्य के प्रति अपनी सर्वसत्तावादी कल्पना को व्यक्त करते हुए मुसोलिनी ने कहा कि प्रत्येक वस्तु राज्य के अंतर्गत है, कोई वस्तु उससे बाहर नहीं है और न ही कोई वस्तु उसके विरुद्ध हो सकती है। क्लियर हो गई? तो फांसीवाद जो है ना, जो आपका राज्य है, इस राज्य को तो साध्य मानता है, और जो आपका व्यक्ति है, इस व्यक्ति को साधन मानता है। चलो, फांसीवादी दर्शन का जो स्वरूप है यह होता है समाजवादी, समतावादी, प्रजातांत्रिक, सर्वाधिकारवादी और अनुत्तरित प्रश्न है।
पाशीवादी दर्शन का स्वरूप जो है वह कैसा होता है? बताओ। देखो, ये हमेशा कहता है कि जो राज्य की शक्ति है उसको एक ही जगह केंद्रित करने में विश्वास रखता है, अर्थात ये सर्वाधिकारवादी होता है। इसी को हम देसी भाषा में क्या कहते हैं? अधिनायकवादी कहते हैं। क्लियर हो गई? अब यहां पर आपके कुछ शब्द दे रखे हैं। समाजवादी, जिसमें समाज को महत्व दिया जाता है, महत्व यह है ही नहीं हमारे लिए, तो उपयोगी है ही नहीं। समतावादी यानी कि समानता, डेट इज इक्वल, इक्वेलिटी ना। प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, यानी कि जहां पर व्यक्ति जो है वो अपने शासक का चयन करता है, ऐसा नहीं होता। और सर्वाधिकारवादी जो है यह तानाशाही का एक रूप है, ठीक है, जिसमें हम अधिनायक यानी कि मेरे देश का एक ही नायक होगा। गाना बनता है ना, मैं नायक नहीं खलनायक हूं, ऐसा ही आता है शायद, जहां तक मेरी जानकारी में है। अपने गाने वाने कम जानते हैं ना। चलो, पासीवादी राज्य की प्रकृति थी अधिकारवादी, निगम राज्य कल्याणकारी, अधिकारवादी और अनुत्तरित प्रश्न है। सर, यह निगम राज्य था। याद करिए, अभी हमने मुसोलिनी की आर्थिक नीति के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 1933 में निगमित राज्य की अवधारणा मुसोलिनी ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक थी। पूंजी और श्रम के बीच में विवाद समाप्त करने के आधार पर इस विचारधारा का उद्देश्य निजी उपक्रमों को हानि पहुंचाए बिना उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। तो यह क्या हो जाता है? डेट इज निगमित राज्य। अब आप कहोगे सर, इंग्लिश में निगमित राज्य का मतलब क्या होता है? तो जब हम आपको कोर्स पढ़ाया था तो आपको वहां पर बताया था मेरे प्यारे साथियों, निगमित राज्य का मतलब होता है रेगुलेटेड स्टेट, यानी कि जिसे क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। क्या बात क्लियर हो गई? चलो जी, अगला प्रश्न देखो। फांसीवाद निम्नलिखित में से सभी का विरोधी है सिवाय शांतिवाद का विरोधी है, लोकतंत्र का है, राष्ट्रवाद का है, व्यक्तिक स्वतंत्रता का है। अनुत्तरित प्रश्न है। फांसीवाद निम्नलिखित में से सभी का विरोधी है सिवाय किसके? बताओ। सर, याद रखना, राष्ट्रवाद का फांसीवाद जो है वह क्या करता है? समर्थन करता है। क्या करता है? यह समर्थन करता है। फांसीवाद राष्ट्र को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। यह शांतिवाद, लोकतंत्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद, व्यक्तिक स्वतंत्रता का तो कट्टर विरोधी। कभी नहीं चाहता कि शांति, कहता है ना कि शांति जो है वह दुर्बलता लेकर के आती है, युद्ध प्रकृति लेकर के आता है। ये सोच थी इसकी। हाँ, लोकतंत्र का तो बात कर ही नहीं सकता कोई भी तानाशाह, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वह आपका मुसोलिनी हो, या चाहे उत्तरी कोरिया का वर्तमान तानाशाह किम जोंग उन हो, कभी लोकतंत्र की बात नहीं करेंगे। हालांकि चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव में खड़े होने वाली पार्टियां उसी की होगी, वोट देने वाले लोग उसी के होंगे, और लड़ने वाले प्रतिनिधि सब उसी के होंगे। तो दूसरा कोई व्यक्ति, आम आदमी जीत ही नहीं सकता। क्लियर हो गई? व्यक्तिक स्वतंत्रता की तो ये बात करते ही नहीं है। समाजवाद, उदारवाद, इन सब का विरोध करते हैं ये लोग। चलिए, फांसीवाद का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ? बहुत सरल सा जवाब है, इटली में जन्म हुआ था, ठीक है ना। संसार में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ। इस दल का संस्थापक बेनिटो मुसोलिनी था। फांसीवाद एक दल और एक नेता के सिद्धांत में विश्वास रखता है। एक दल व एक नेता के सिद्धांत में विश्वास। इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? मार्च 1919, मार्च 1920, अप्रैल 1921, अप्रैल 1922। अनुत्तरित प्रश्न है। इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना बताओ। देखो साहब, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उससे उत्पन्न जो निराशा की भावना थी, क्योंकि इटली में आर्थिक व्यवस्था संकट में आ चुकी थी, उद्योग धंधे समाप्त हो गए थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी। उस स्थिति से उभारने के लिए इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को इटली के मिलान शहर में भूतपूर्व सैनिकों और युवा देशभक्तों की सहायता से फासियो डी कंबिटोमेंटो नामक एक दल की स्थापना की थी, ठीक है। 23 मार्च
1919। अगला प्रश्न, मुसोलिनी किस उपनाम से जाना जाता है? ड्यूस, केसर, फ्यूरर, लिटिल कॉर्पोरल, कारपोरल या कास्पोरल? और अनुत्तरित प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है, आपको पता ही होगा। देखो, केसर जो है यह जर्मनी का सम्राट होता है, विलियम केसर, प्रथम द्वितीय जर्मनी का सम्राट। फ्यूरर, हिटलर को जाना जाता है। लिटिल कास्पोरल जो है वह नेपोलियन बोनापार्ट को याद किया जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट। और ड्यूस जो है यह मुसोलिनी को कहा जाता है। ड्यूस का अर्थ क्या होता है? शीर्ष नेता, टॉप लीडर। क्लियर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इल ड्यूचे किसके लिए प्रयुक्त होता है? सर वही सवाल है, मुसोलिनी के लिए इल ड्यूचे शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई? तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के मोबाइल एप्लीकेशन पर, यूट्यूब चैनल पर। अगर आप करना चाहते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी, दिल्ली पीजीटी की तैयारी या अन्य राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ यूजीसी नेट की शानदार तैयारी, तो आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर इतिहास के सभी कोर्सेज पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 14 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर 50% तक छूट और 3 महीने की अतिरिक्त वैधता आपको मिल रही है। बिल्कुल सही सुना, 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्लस 50% डिस्काउंट ऑन ऑल दी कोर्सेज। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के लिए अलग से कोर्स उपलब्ध है और फाउंडेशन कोर्स अलग से उपलब्ध है इतिहास विषय का, जो राज्य और अन्य राज्यों के साथ साथ दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड और मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि की परीक्षाओं की पीजीटी की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी रहेगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही टेस्ट सीरीज भी लीजिए, जहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट उपलब्ध है। मकर संक्रांति का यह ऑफर 14 और 15 जनवरी 2025 तक ही वैलिड रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।